हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह सेशन है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी यूएसए अथवा ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल थिम्पू में भूटान की राजधानी में खोला गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि वर्ल्ड एक्वेटिक और भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के माध्यम से थिम्पू में, जो कि भूटान की राजधानी है, पहले प्रतियोगिता स्विमिंग पूल यानी फर्स्ट कंपटीशन स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल यह बन गया है, जो 8,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भूटान की बात करें, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी है थिम्पू, आबादी लगभग 8 लाख, आधिकारिक भाषा जोंगखा, राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, जबकि प्रधानमंत्री हैं भूटान के शेरिंग तोब्गे और मुद्रा नगुल ट्रम है। आइए दोस्तों अब नए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक मई 2024 में कहाँ संपन्न हुई? दोस्तों एससीओ की यह विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक मई में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न हुई है। आपको बता दें कि 21 मई 2024 को इसकी बैठक आयोजित किया गया था। बैठक एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों की चर्चा के लिए की गई थी। कजाकिस्तान की बात करें दोस्तों, यूरेशिया में स्थित एक देश है, ज़्यादातर हिस्सा मध्य एशिया में है और एक हिस्सा पूर्वी यूरोप में, यानी यूरोप और एशिया दोनों में कजाकिस्तान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। और यह भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तान तेंगे, जनसंख्या 1.96 करोड़ और यूरोप एशिया दोनों ही महाद्वीप में कजाकिस्तान फैला हुआ है। इसके अलावा एससीओ की बात करें दोस्तों, एससीओ जिसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। आपको बता दें शंघाई सहयोग संगठन एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 80% क्षेत्र और विश्व की 40% आबादी को कवर करता है। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अगर सदस्य देश की बात करें तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान इसके देश हैं, सदस्य देश हैं। इसके अलावा ईरान भी अब इसका सदस्य देश बन गया है। 2022 में इसे जोड़ा गया था और 2023 में इसे स्थायी सदस्यता ईरान को दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद, जो कि एससीओ सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी 19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान में ही अप्रैल 2024 में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरबिक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? इसका उत्तर है नीदरलैंड। आपको बता दें कि जोराया टेरबिक को मई 2024 में इच्छा मृत्यु, जिसे इंग्लिश में यूथेनेशिया कहते हैं, के लिए परमिशन सरकार के द्वारा मिल गई है। आपको बता दें कि उसने 2020 में सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु के लिए सरकार को आवेदन किया था। जोराया टेरबिक कई सालों से ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही है, जिसके कारण उन्हें इच्छा मृत्यु के लिए सरकार को आवेदन करना पड़ा। 10 सालों तक कई तरीकों से अपना इलाज कराने के बाद आखिरकार निराश होकर उसने इच्छा मृत्यु के लिए सरकार को आवेदन किया था।
इसके अलावा इस संबंध में दोस्तों आपको बता दें कि नीदरलैंड में 2002 से इच्छा मृत्यु का अधिकार है लोगों को, और नीदरलैंड वह पहला देश है जिसने वर्ष 2002 में इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की थी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही नीदरलैंड के पूर्व पीएम और उनकी पत्नी को इच्छा मृत्यु दी गई थी। वर्ष 2024 में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ड्राइस वेन एग्ट और उनकी पत्नी यूजीन दोनों को 93 वर्ष की उम्र में कानूनी तौर पर इच्छा मृत्यु के जरिए प्राण त्यागने का सरकार ने परमिशन दिया था, जिसके द्वारा उन्होंने प्राण त्याग दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, किस उत्तरी अमेरिकी देश में प्रचंड गर्मी के कारण दुर्लभ प्रजाति के हॉलर मंकी के पेड़ों से गिरकर मरने के मामले सामने आए हैं? यह देश है दोस्तों मैक्सिको, जहां हॉलर मंकी पेड़ों से गिरकर मर रहे हैं, जिसका कारण बताया गया है डिहाइड्रेशन। आपको बता दें कि मैक्सिको के दक्षिण पूर्व में कोमल काल्को इलाके में जंगल में प्रचंड गर्मी और पारा 45 डिग्री के पार जाने की वजह से हॉलर मंकी की मौत के मामले सामने आए हैं, और यह मामला डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हॉलर मंकी में देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब तक 85 हॉलर बंदरों की मौत हो चुकी है। अगर हॉलर मंकी की बात करें दोस्तों, तो ये मैक्सिको की लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज एक बंदर है। वे अपनी गर्जना भरी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, यानी शेर जैसी आवाज़ होती है हॉलर मंकी का, जिसके कारण वो जाने जाते हैं। इसके अलावा इस बंदर के बारे में बता दें कि 3 फीट इसकी लंबाई होती है लगभग, और आमतौर पर बड़े खूंखार माने जाते हैं। नर बंदरों की वजन 13.6 केजी के आसपास और उम्र इसकी 20 साल तक होती है। इन बंदरों का जबड़ा बड़ा होता है और दांत नुकीली होती है और आवाज़ शेर की तरह। वहीं मैक्सिको की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में राजधानी है मैक्सिको सिटी और राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज। भाषा है मैक्सिको की स्पेनिश मुद्रा, स्पेनिश मैक्सिकन पैसो, और जनसंख्या है 12.75 करोड़। वहीं पड़ोसी देश की बात करें कि मैक्सिको के पड़ोसी देश हैं कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, बेलीज और ग्वाटेमाला। प्रश्न नंबर 4 है, ईरान में दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी व अन्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ईरान के इब्राहिम रईसी, जिनका कुछ दिनों पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गया था, उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 22 मई को भारत की तरफ से तेहरान में आधिकारिक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। और इब्राहिम रईसी की बात करें तो ईरान में रईसी का 45 वर्ष पुराना हेलीकॉप्टर 19 मई 2024 को क्रैश हो गया था, जिनके कारण दूसरे मंत्री, सहयोगी और रईसी की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि उनके साथ विदेश मंत्री व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। भारत सरकार ने इब्राहिम रईसी के निधन पर 21 मई 2024 को राजकीय शोक घोषित किया था और भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया था। वहीं निधन के बाद ईरान के नए इंटरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका द्वारा 45 साल पहले निर्मित वह हेलीकॉप्टर जिसके क्रैश होने से ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु हो गई। दोस्तों यह हेलीकॉप्टर था बेल 212, जिसके क्रैश होने से ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि यह एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बेल टेक्सट्रॉन ने इसे बनाया था, जो लोगों को ले जाने और सामान ढोने में सक्षम है। इस पर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। 2 इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर है और यह हेलीकॉप्टर क्रू मेंबर समेत 15 लोगों को ले जा सकता है और मैक्सिमम स्पीड इसकी है 205 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम 17,400 फीट तक यह ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं हेलीकॉप्टर का उत्पादन 1968 से 1998 तक हुआ था। इसके बाद इसका उत्पादन बंद हो गया और यह सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, किन 3 देशों ने एक साथ फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा मई 2024 में की है?
इसका उत्तर है दोस्तों नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इन तीनों ने फ़िलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा मई 2024 में की। आपको बता दें कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन इन तीनों ने 22 मई 2024 को कहा कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में हम मान्यता दे रहे हैं। हालांकि भारत समेत दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों ने फ़िलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे रखी है। वहीं यूएन में फ़िलिस्तीन गैर सदस्य देश के रूप में शामिल है। आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन को दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों ने मान्यता दे रखी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में फ़िलिस्तीन अभी भी पूर्ण सदस्य देश नहीं बन सका है। इसके अलावा इस संबंध में बता दें कि जबकि इज़राइल को 1947 में ही यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मिल गई थी। वर्ष 2012 में फ़िलिस्तीन को यूएन का गैर सदस्य देश बनाया गया था। और ये वे देश होते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि यूएन में ये अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार उस देश को नहीं होता है। और फ़िलिस्तीन के अलावा वेटिकन सिटी भी एक देश है जिसे गैर सदस्य देश की मान्यता दी गई है यूनाइटेड नेशन में। प्रश्न नंबर 7 है, किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर जेवरेव। पुरुष एकल की बात करें 2024 के खिताब की, तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने 19 मई 2024 को चिली के निकोलस जेरी को हराकर अपना दूसरा इटालियन ओपन खिताब जीतने में सफलता पाई है। वहीं महिला एकल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने बेलारूस के आर्यना सबालेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर अपने कैरियर का 21वां खिताब जीतने में सफलता पाई है। वहीं पुरुष युगल की बात करें तो पुरुष युगल में स्पेन के मार्सेल ग्रैनुलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस की जोड़ी ने क्रोएशिया के मेट पाविक और साल्वाडोर का मार्सेलो अरेवेलो अल को हराया है। वहीं महिला युगल की बात करें तो इतालवी जोड़ी सारा ईरानी और जैस्मीन पाओलिनी ने फाइनल में कोको गॉफ जो कि अमेरिका की है और न्यूजीलैंड की एरिन राउटलिफ को हराकर महिला युगल जीतने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि यह 81वां इटालियन ओपन टूर्नामेंट था जो 6 से 19 मई 2024 के दौरान इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, थाईलैंड को अपनी राजधानी बैंकॉक को स्थानांतरित करने पर क्यों विचार करना पड़ रहा है? इसका उत्तर है दोस्तों, समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से थाईलैंड को अपनी राजधानी बैंकॉक को स्थानांतरित करने पर विचार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण थाईलैंड को अपनी राजधानी बैंकॉक को स्थानांतरित करने पर विचार करना पड़ रहा है। और 2100 यानी 2100 से पहले समुद्र में बैंकॉक के डूबने का खतरा है, जिसके कारण यह निर्णय लेना पड़ा है सरकार को। आपको बता दें कि समुद्र के जल स्तर की वजह से ही इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता को बदल रहा है और नई राजधानी नुसंतारा नई राजधानी बनाई जा रही है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जो समुद्र में डूबने के कगार पर है। इसके अलावा ये आपको बता दें कि विश्व के कुछ ऐसे शहर के बारे में जो समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से खतरे में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। यह शहर दुनिया में सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर है और हर साल लगभग 1 से 15 सेंटीमीटर समुद्र में डूब रहा है और इसकी प्रस्तावित राजधानी है अब नुसंतारा। वहीं ढाका की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं और उसके तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है ढाका, इसके समुद्र में डूबने का खतरा है और 2050 तक संभवतः ढाका भी समुद्र में डूब जाएगा। वहीं ह्यूस्टन की बात करें जो कि USA के टेक्सास राज्य का सबसे बड़ा नगर है, शहर हर साल 2 इंच की दर से डूब रहा है। वहीं इटली की एक शहर वेनिस की बात करें तो हर साल
8 इंच को डूब रहा है। वहीं लागोस नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है, ये भी समुद्र के जल स्तर की वजह से समुद्र में डूबने के कगार पर है। तो ये प्रमुख कुछ विश्व के शहर हैं जो समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से अभी खतरे में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा कप 2024 में भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों निखत जरीन ने एलोरा कप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि एलोरा कप 2024 18 मई 2024 को भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। 18 मई 2024 को गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही है निखत जरीन। वहीं निखत ने कजाकिस्तान की जजीरा उरागबायोवा को 5-0 से हराया है। उन्होंने मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 केजी में हिस्सा लिया था। वहीं एलोरा कप 2024 में भारत के 4 मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इनमें याइकाफा सिंह सोइभम, अभिषेक यादव, विशाल और गौरव चौहान शामिल हैं। प्रश्न नंबर 10 है, देश के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस केमिकल को न इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है? इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। आपको बता दें कि FSSAI द्वारा खाद्य व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग न करें। कैल्शियम कार्बाइड के नुकसान के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि आमतौर पर यह फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है और इस केमिकल से एसिटिलीन गैस उत्सर्जित होता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के अंश पाए जाते हैं और यह आर्सेनिक और फास्फोरस कैंसर होने के खतरे को बढ़ा देता है। वहीं FSSAI ने बताया है कि कैल्शियम कार्बाइड से कैंसर के अलावा चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर आदि जैसे गंभीर समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस संबंध में आपको बता दें कि एथिलीन क्या है? एथिलीन फलों को पकाने के लिए, प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए यूज़ होने वाला एक हार्मोन है। आपको बता दें कि एथिलीन फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह हार्मोन है जो रासायनिक और जैव रासायनिक गतिविधियों के जरिए फलों को पकाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कच्चे फलों पर एथिलीन गैस के उपयोग से प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब तक कि फल स्वयं पर्याप्त मात्रा में एथिलीन का उपयोग शुरू नहीं कर देता। इसके अलावा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने आम और अन्य फलों को एक समान पकाने के लिए एथेफॉन 39% SL को मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 11 है, किस दक्षिण अमेरिकी देश को पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी मिली है? उत्तर है दोस्तों ब्राज़ील को पहली बार फीफा महिला विश्व कप आयोजित करने की मेज़बानी दी गई है। आपको बता दें कि 17 मई 2024 को वोटिंग के आधार पर ब्राज़ील को 2027 में महिला विश्व कप का मेज़बान देश घोषित किया गया है। यानी 2027 महिला विश्व कप अब ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। अब ब्राज़ील ने बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी को हराकर जीत हासिल की है और टूर्नामेंट आयोजित करने वाला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। वहीं महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत चीन में 1991 में की गई थी और 1991 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका विजेता बना था और उप विजेता रहा था नॉर्वे। वहीं महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो अब तक 9 बार महिला विश्व कप आयोजित किया जा चुका है। 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम विजेता रही है और जर्मनी की टीम 2 बार महिला विश्व कप खिताब जीतने में अपने नाम करने में सफल रही है। वहीं ब्राज़ील की बात करें तो राजधानी ब्रासिलिया है, राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, जबकि मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल। वहीं आबादी लगभग 20 करोड़ की है और ब्राज़ील के पड़ोसी देश हैं फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस साहित्यकार को वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड, जो कि भारतीय हैं। आपको बता दें कि यह प्रख्यात अंग्रेजी लेखक हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और सचिव के श्रीनिवास राव ने बॉन्ड को
उनके घर पर पट्टिका देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि उन्हें पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे 1993 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है संयुक्त राज्य महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी 24 मई अथवा ऑप्शन डी 25 मई। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।